हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम पढ़ने वाले हैं नीति एंड न्याय का पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ कल मेरे चैनल पे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और पार्ट नंबर 2 के साथ मैं आ चुकी हूँ। इसमें जो मैंने पीडीएफ यूज़ किया है ये मैं अपलोड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ बहुत अच्छा है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। इससे जो है आप नोट्स बना सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। बट आपको अगर नोट्स बनाना है, बिकॉज मैं ऑलवेज एम्फोसाइज करती हूँ कि आपको खुद के नोट्स बनाना चाहिए ताकि आप एग्जाम के टाइम उसको सिर्फ रिवाइज करो तो आपके दिमाग में सब चीज़ें बैठ जाए। तो आप जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तब आप कॉपी लेके बैठ सकते हैं अपने खुद के क्लास नोट्स बनाने के लिए, लेकिन इसके अलावा आप अपने खुद के नोट्स बनाइए ज़रूर, ताकि आपका जो है प्रॉपर रिविजन हो सके। ये जो पीडीएफ है ये डीयू सॉल्व लर्निंग का नहीं है, ये दूसरा पीडीएफ है। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी ऑन टेलीग्राम चैनल। अभी के लिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस थ्रू अमर्त्य सेन आइडिया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने आपको उसके पहले वाला पार्ट में बहुत सारी चीज़ें समझाई थी न्याय के रिगार्डिंग। आपने नहीं देखा है पहले उसको देखिए, फिर यहाँ पर देखने आना, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे जब तक आपको जो है कनेक्ट नहीं हो पाएगा, लिंक नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए एक बार कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हम कर क्या रहे हैं। हम जो है आइडिया ऑफ जस्टिस जो एक बुक है जो कि है किसके द्वारा लिखी हुई, अमर्त्य सेन। ये किसका क्रिटिक है? ये क्रिटिक है जॉन रॉल्स का वर्क का, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में पब्लिश होती है। और ये रिलेटेड है, पूरा न्याय और नीति से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग तरीके से जो लोगों ने जो है, दोनों ने जो है जस्टिस को डिफाइन करने की कोशिश की है। तो बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि जो रॉल्स एम्फोसिस है, रॉल्स का जो एम्फोसिस है वो किस पे है? आइडियल थ्योरी पे। मैंने आपको पहले बताया था कि आइडियल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी जो कि हर जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो और हर जगह जो है उटोपियन जो है आपको फीलिंग देती हो, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज आइडियलिस्ट आइडिया डू नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि आपको जो भी आइडिया आपके दिमाग में आता है, थ्योरी आती है, वो प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू कैन नॉट जस्ट बी अ वेरी हैविंग उटोपिया और वेग आइडिया आपके पास दिमाग में नहीं हो सकता। आपके पास एक रियलिस्टिक आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको, आपने अगर पढ़ा होगा मार्क्सिज्म में, ठीक है, तो मार्क्सिज्म में आपने पढ़ा होगा एक साइंटिफिक सोशलिस्ट होते हैं और एक होते हैं एक साइंटिफिक सोशलिस्ट जिसे हम कहते हैं मार्क्स। और जितने भी मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स आते हैं उसको हम साइंटिफिक सोशलिस्ट कहते हैं। एंड पर्टिकुलरली एंगल्स को भी हम जो है साइंटिफिक सोशलिस्ट कहते हैं। बट उसके पहले के जो राइटर्स थे, ठीक है, आप देखोगे लुइस ब्लैंक वगैरह, तो उनको हम क्या कहते हैं? उटोपियन सोशलिस्ट कहते हैं। वाई? बिकॉज दे डायग्नोज द प्रॉब्लम इन सोसाइटी बट दे आर नॉट एबल टू गिव द प्रॉपर सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। तो दैट इज द रीजन कि उनको क्या कहते हैं? हम आइडियल सोशलिस्ट कहते हैं। तो आइडियल या उटोपियन सोशलिस्ट कहते हैं। तो बेसिकली दे जस्ट फॉर्म एन आइडियलिस्टिक थ्योरी एंड दे आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट ऑन रियल लाइफ। और इंस्टेड ऑफ दैट, पर्टिकुलरली मार्क्स की बात करें तो वो एक तरीके के जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स देते हैं। तो दैट्स अनदर थिंग। बट यहाँ पर भी आप वो फॉर्मूला अप्लाई एप्लीकेबल कर सकते हो। दैट जो रॉल्स थ्योरी थी वो आइडियल थ्योरी थी, बिकॉज दैट डजंट कवर रियलिस्टिक एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब बहुत अच्छे से जो है तीन बच्चों की कहानी जो है सुनाते हैं, कौन? अमर्त्य सेन। और तीन बच्चों की कहानी सुनाकर बताते हैं कि किस तरीके से न्याय के बारे में बताते हैं। देखिए, एक रहता है एन, एक रहते हैं बॉब और एक कार्ला, ठीक है। तीनों जो है बच्चे रहते हैं। तो वो बताते हैं किस तरीके से जो है मतलब प्रॉपर्टी, एक जो है फ्लूट है, एक ही फ्लूट रहता है, ठीक है। अगर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज जनरेट होती है, देखिए अक्सर क्या होता है प्रॉब्लम सोसाइटी में, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण होती है, ठीक है। जब अबंडेंट हो सबके लिए तो फिर कोई नीड ही नहीं है, राइट। बट अबंडेंट नहीं है, समटाइम्स वी हैव टू चूज समवन ओवर अदर। गवर्नमेंट जॉब्स में आप देखोगे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है, ठीक है, वहां पर आप एक को दोगे या दूसरे को दोगे, तो देर इज रिजर्वेशन फॉर समवन। तो बेसिकली ये जो आइडिया आया, तो बेसिकली वो कहाँ से आया कि हु इज द मोस्ट डिजर्विंग, ठीक है, या हु इज एक्चुअली नॉट एबल टू कॉम्पीट विद अदर्स, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो वो तो अलग ही बात है, रिजर्वेशन के आप अगेंस्ट भी हो सकते हो, प्रो भी हो सकते हो, वो मैं आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो एन, बॉब एंड कार्ला का एग्जाम्पल लेते हैं, कौन लेते हैं? अमर्त्य सेन लेते हैं अपनी अपनी बुक में। वो बताते हैं कि अगर एक ही फ्लूट है और अगर आपको उसको डिवाइड करना है, अब तोड़े तो कर नहीं दोगे, चॉकलेट रहती है अलग बात होती। तो फ्लूट एक ही है लेकिन तीन लोग हैं, तो आप बोलते हैं ना एक अनार 100 बीमार, तो आप किस तरीके से वर्कआउट करोगे। तो वो बताते हैं उस तरीके से कि न्याय किस तरीके से होगा। तो देखिए समझते हैं क्या होता है कि जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन होते हैं वो क्या बताते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था, उन्होंने रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। रॉल्स की थ्योरी आइडियलिस्टिक थी, वो भी बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि रॉल्स किस पे एम्फोसाइज करते हैं। रॉल्स एम्फोसाइज करते हैं एब्सोल्यूट जस्टिस पे, ठीक है। किस पे एम्फोसाइज करते हैं? एब्सोल्यूट जस्टिस पे। तो बेसिकली वो बोलते हैं एक परफेक्ट अरेंजमेंट चाहिए हमें, ऐसा परफेक्ट अरेंजमेंट चाहिए जिसके अंदर जो है क्या हो,
बिल्कुल जो है पूरे हर लोग इक्वल हो, हर लोग ऐसे हो। लेकिन सेन बोलते हैं कि रोल्स का जो आइडिया है ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि परफेक्ट अरेंजमेंट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बेसिकली इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्लुरैलिटी ऑफ ओपिनियन है। देखिए हर इंसान का जो है ना ओपिनियन आज के वर्ल्ड में आप देखोगे, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन वर्ल्ड, हर जगह जो है लोगों का ओपिनियन बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। रिलीजन, कास्ट, क्लास, क्रीड, छोटे छोटे सेक्ट, सब सेक्ट, सब लोगों का डिफरेंट, एक एक पर्सन इंडिविजुअली भी सबका पर्सन जो है ओपिनियन डिफर हो रहा है। तो एब्सोल्यूट जस्टिस जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि हमें एब्सोल्यूट जस्टिस के अलावा एब्सोल्यूट जस्टिस पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें जो क्या करने की कोशिश करना चाहिए, इनजस्टिस को मिटिगेट करना चाहिए। मतलब हमें इनजस्टिस को कम करने की कोशिश करना चाहिए और ऑटोमेटिकली जो जस्टिस है वो बढ़ जाएगा, एडवांस हो जाएगा, ब्लूम हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इस तरीके का कॉन्ट्रास्ट जो है दोनों की थ्योरी में दिखता है। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी भी आप कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हो, आइडियोलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, जब आप कोई भी पेपर पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि उसका जो थ्योरी थी, उसका जो प्रपोजल था, उसकी जो बुक लिखी गई थी वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी। देखिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको पता है जॉन रॉल्स की जो थ्योरी थी, जॉन रॉल्स की थ्योरी 1971 में लिखी गई थी, ठीक है, आपको इतना पता है। आपको ये पता है ना, जैसे कि मार्क्सिस्ट स्कॉलर जो है, मार्क्स जब इमर्ज होकर आते हैं फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर, जब वो अपनी बुक लिखते हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं? वो लिखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटलिज्म। जब वहां पर पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म चल रहा था तो वो कैपिटलिज्म का क्रिटिक लेकर आते हैं अपनी बुक में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते हैं, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। तो बेसिकली आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है कि कोई भी पर्टिकुलर वर्क जो होता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में मर्ज आता है। जैसे कि समझिए आप आज लिखोगे तो आज आप ये नहीं लिखोगे कि मोनार्की बहुत खराब है, मोनार्की हमें नहीं करना चाहिए। बेसिकली मोनार्की इज एन एज ओल्ड आइडिया, पूरी आउट ऑफ टू मोर देन 200 कंट्रीज हैव गिवन अप द आइडिया ऑफ मोनार्की, ठीक है, सम कंट्रीज में है, बट वो बात नहीं है कि मोनार्की को आप क्रिटिसाइज करने बैठ जाओगे। अभी आप मोनार्की में नहीं रह रहे हो, तो बेसिकली आप किसको क्रिटिसाइज करोगे? डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करोगे। हो सकता है आप डेमोक्रेसी का अल्टरनेटिव दे दो। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई थ्योरी आती है वो किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी का क्रिटिक बनकर आती है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहाँ पर करते हैं कि जब जॉन रॉल्स की थ्योरी आई थी, ठीक है, उस टाइम पर सब लोग यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सब लोग किस पे बात कर रहे थे कि सब खुश रहे, सब खुश रहे। तो बेसिकली सब लिबर्टी के बारे में बात कर रहे थे, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे, फ्रेटर्निटी के बारे में बात कर रहे थे, बट जस्टिस के बारे में ना कोई बात नहीं करता था। जस्टिस के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, मतलब जस्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो जॉन रॉल्स ने जो है वो जस्टिस के बारे में आइडिया लेकर आए और जस्टिस के बारे में उन्होंने बताया। अब उन्होंने जस्टिस का उनका क्या आइडिया है वो हम समझ लेते हैं तो आपको पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली वो बताते हैं कि किस तरीके से जस्टिस का आइडिया उन पे इस पे बेस्ड है कि वो कहते हैं कि अगर दो इंडिविजुअल है, अगर वो आपस में जस्टिस करते हैं तो उनके आपस में फायदा है उनके लिए, ठीक है। जैसे दो लोग हैं आपस में मिलके, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें जब सब लोग मिलकर जो है एक किंग को बिठाएंगे, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को बिठाएंगे जिसको हम स्टेट कहेंगे, और वो बोलेंगे कि आपको हम थोड़ी सी लिबर्टी देते हैं कि आप हम पर एक्सरसाइज कर सको पावर। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो लोग जो है कहीं न कहीं एक दूसरे से डरेंगे नहीं, कोई डर नहीं रहा है कि कोई मुझे मारेगा तो नहीं, ठीक है, बिकॉज़ एवरीवन नोज़ कि स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है आपको। इन केस देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस इफ समवन विल हार्म यू इन एनी वे। तो बेसिकली ये एक इंडिविजुअल के बीच में जो है म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोऑपरेशन होता है। सिमिलरली जस्टिस भी जो होता है ना, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन के बीच में एग्जिस्ट करता है। मतलब इंडिविजुअल को पता है कि अगर मैं किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करूँगा तो मोस्टली इट्स वेरी लाइकली, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट इट्स वेरी लाइकली कि मेरे साथ भी जस्टिस होगा। तो वो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन की भावना है, ठीक है। ये कौन बताते हैं? रॉल्स बताते हैं। और एक बहुत प्यारी बात बताते हैं रॉल्स, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए रॉल्स जो है वो बोलते हैं ये तो पूरा जो आइडिया है ना, ये आइडिया कहाँ से आया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से आया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपको पता है ना, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, हॉब्स, लॉक एंड रूसो की, वो आपने यूपीटी में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है जाकर देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक के, ठीक है। ट्रिपल आईपीटी पे हम काम कर रहे हैं, जल्दी से खत्म कर देंगे। सीएनआई के भी ऑलमोस्ट चार यूनिट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप जाकर चेक कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से जो सारी चीज़ें ना वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका सारा पेपर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो पहले आप अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे तो आपको आइडियाज इन इंस्टीट्यूशन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी हेल्प मिलेगी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वहाँ पर मैंने समझाई ऑफ कोर्स, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर वो बताते हैं कि दो तरीके की चीज़ें होती है। देखिए आपको है ना वो बहुत प्यारी चीज़ बताते हैं, आप अभी समझोगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए क्या होता है ना कि आप, अगर आपसे अभी कोई पूछेगा कि जस्टिस क्या है, तो आपकी क्या कहते हैं, आप एक सोशल कोऑर्डिनेट में रहते हो, ठीक है, सोशल कोऑर्डिनेट में रहते हो। मेरे ध्यान में से मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखिए
आप एक सोशल कोऑर्डिनेट पे एग्जिस्ट करते हो, आपका एक जेंडर है, ठीक है, आइदर यू कुड बी ट्रांसजेंडर, विमेन, मैन, एनीथिंग, ठीक है, आपका एक जेंडर है, आपका एक रिलीजन है, आपका एक कास्ट है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इफ यू आर रिसाइडिंग यू मस्ट बी हैविंग अ कास्ट, ठीक है। तो आपका एक कास्ट है, आपका एक क्रीड है, आपका एक रिलीजन है, आपकी बिलीफ है, आपकी प्रैक्टिस है, आपका सब कुछ है, ठीक है। यू आर लिविंग इन अ सोशल कोऑर्डिनेट, ठीक है, आपकी एक क्लास है। तो बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। जब आपसे कोई पूछेगा ना कि जस्टिस क्या करना है, कैसे करना है, तो आप अपना आइडिया जस्टिस का कैसे दोगे बताएं? आप थोड़ा सा, बिकॉज दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी, दैट्स नॉट योर इशू, बट हर ह्यूमन क्या करेगा, थोड़ा सा बायस्ड व्यू देगा। आपने देखा है ना, वो क्या कहते हैं, जो कानून अंधा है वाला थिंग, कि कानून जो होता है अंधा होता है, उसके सर पे क्या लगी होती है, पट्टी लगी हुई होती है। वो इस तरीके से आपने स्टैचू देखा होगा, राइट, जैसा राजू पकड़ के खड़ा है। तो व्हाट डज दैट एम्फसाइज अपॉन, वो थ्योरी कहाँ से आती है, वो रॉल्स की थ्योरी से आती है। तो बेसिकली कानून अंधा है, इट मीन्स दैट कि रिलीजन ब्लाइंड है, कास्ट ब्लाइंड है, क्रीड ब्लाइंड है। तो वो तो आपको पता है कि चलो वो तो कोई भेदभाव करता नहीं है, लेकिन रॉल्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी सी बात बताते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। वो क्या बताते हैं कि दो चीज़ें होती है। एक चीज़ ये होती है जो जेन्युइन जजमेंट होते हैं अबाउट जस्टिस। तो आप अगर जेन्युइन जजमेंट देने की कोशिश करोगे तो आप कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाओगे बिकॉज ऑफ योर रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड क्लास। तो बेसिकली वो बताते हैं कि जेन्युइन जजमेंट कैसे दिया जाएगा, वो उसका तरीका बताते हैं, बहुत अच्छा तरीका है, बताऊंगी। और दूसरा जजमेंट होता है सब्जेक्टिव, यानी वो जो है खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो लोग अपना जो है जजमेंट देते हैं उसे हम सब्जेक्टिव कह सकते हैं। तो दो चीज़ें जो है रॉल्स बताते हैं। तो देखिए रॉल्स जो है शुरुआत करते हैं कि देखिए हमें अगर समझना है कि जस्टिस, तो जस्टिस के लिए बहुत प्यारा सा वो आइडिया बताते हैं, एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करने की बोलते हैं कि आप सोचिए आपके आंखों पे एक पट्टी लगी हुई है, ठीक है, एक ऐसी पट्टी जिसको हम कहते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस। मतलब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है, आपके दिमाग का सब कुछ खाली हो गया है, ठीक है। आपको पता नहीं है आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपका इकोनॉमिक स्टैंडिंग क्या है, आपका जेंडर क्या है, एथनिसिटी क्या है, ये कुछ भी आपको नहीं पता है। इन द वर्ड्स ऑफ रॉल्स वो बताना चाहते हैं कि कोई भी इंसान को जो है पता नहीं है कि उसका स्टेटस क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं पता उसको। अब सब लोगों ने जो है आंखों पे पट्टी लगा ली है, ठीक है, सब लोग आंखों पे पट्टी लगा के बैठ गए। अब उनको ये नहीं पता कि उनके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या गलत है, वो सब उनको नहीं पता। और सब लोग अब जो है एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जब सब लोग जो है एक ही सिचुएशन में आ गए, नेचुरल ऑर्डर में आ गए। अब तो सब लोग जो है एक जैसा सोचेंगे, कोई अपना रिलीजन के बारे में नहीं सोचेगा, कास्ट के बारे में नहीं सोचेगा, क्लास के बारे में नहीं सोचेगा। तो वो बोल रहे हैं कि इस व्हील ऑफ इग्नोरेंस में जाना ज़रूरी है, ठीक है। एक बार आप इस व्हील ऑफ इग्नोरेंस में चले गए जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। अब वहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है उस सिचुएशन में रहकर आप कभी खुद के बेनिफिट के लिए कोई भी तरीके का लॉ नहीं बना सकते हो कि नहीं बना सकते, ऑफ कोर्स ही बात है। तो आप क्या करोगे, अब आपको जो है चीज़ें दूंगी, जैसे कि आपको जो एब्सोल्यूट जस्टिस वाली चीज़ें होती है, तो वो एब्सोल्यूट जस्टिस वाली चीज़ें जो है डिज़ाइन करोगे। तो वो बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको एब्सोल्यूट जस्टिस चाहिए तो आप पहले व्हील ऑफ इग्नोरेंस में चल जाओ, आपको कुछ पता नहीं है। उसके बाद आप जो है कुछ लॉस निकालो। वो लॉस जो रहेंगे जिसको आप प्रिंसिपल्स कह सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हो। तो बेसिकली वहाँ पर वो लॉस जो रहेंगे वो एक्चुअल लॉस रहेंगे जस्टिस के। तो ऐसा करने से क्या होता है, जैसा करने से आपको पता है, आपको समझ में आ गया होगा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि फेयर और इम्पार्शियल व्यू के लिए जो है जो रॉल्स ने किया था, ताकि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कहीं से करप्ट ना हो जाए। देखिए क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना कि आप जहाँ से भी सोचते हो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। तो इम्पार्शियल पॉइंट ऑफ व्यू होने के कारण जो है क्या ना हो आपका इम्पार्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, उससे वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ भूल जाना पड़ेगा फॉर अ मिनट, फॉर फ्यू मिनट्स, जहाँ पर आप कुछ भी किसी के बारे में ना सोचो। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, रेडिकल एगैलिटेरियन लिबरलिज्म हो गया, ठीक है। मतलब ये होता है कि आप जो है इस तरीके का जो है खुद के ऊपर, क्योंकि लिबरलिज्म जो है इंडिविजुअलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, और इंडिविजुअलिज्म ईगोइज्म से रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है कि इंडिविजुअलिज्म में क्या होता है, लिबरलिज्म में क्या होता है, हर इंसान खुद के बारे में सोच सकता है। अगर आप खुद के बारे में सोचते रहोगे तो जस्टिस कहाँ से होगा। जस्टिस में कभी कभी आपको खुद से जो है खुद से निकलकर दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है, दैट इज जस्टिस। तो बेसिकली जस्टिस इंश्योर करने के लिए रॉल्स का बताना ये है कि आपको जो है खुद से बाहर निकलना पड़ेगा, एंड यू शुड नॉट फोकस ऑन योर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अगर एक वर्कर जो है वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा वेजेस चाहिए, काम बहुत कम करना है, तो भी नहीं चलेगा। एक जो है पर्टिकुलरली बिजनेसमैन है वो बोलेगा कि मुझे काम बहुत ज़्यादा करवाना है, वेजेस देना ही नहीं, फ्री में काम करवाऊंगा,
थोड़ा ना चलेगा, उसका तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, लेकिन वर्कर का क्या। तो बेसिकली जस्टिस जो है ना वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले बताया था। वो जस्टिस जो है एग्जिस्ट करता है बिटवीन योर इंटरेस्ट एंड सामने वाले का इंटरेस्ट, बिकॉज दैट इज अ म्यूचुअल पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जैसे कि समझिए ये आपका इमेजिनरी सॉरी ये आपका जो है इमेजिनरी जो है आपका जो है ये इमेजिनरी पॉइंट ऑफ जो है आपका प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट यहाँ पर लाई करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट इन एनी सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक सेंस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, सामने वाले का जो प्रॉफिट है ना वो यहाँ एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो बेसिकली जस्टिस कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, और जितना परफेक्टली दोनों के बीच में लाई करेगा उतना ज़्यादा जस्टिस होगा। आर यू गेटिंग मी, जितना परफेक्टली लाई करेगा। हो सकता है थोड़ा सा टिल्टेड इसकी तरफ हो, थोड़ा इसकी तरफ टिल्टेड हो। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ जितना ज़्यादा परफेक्टली लाई करेगा उतना ज़्यादा जो है जस्टिस हम इंश्योर कर सकते हैं। आई होप इट्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की मैंने आपको अभी बताया है, यहीं पर वही बात लिखी गई है कि एक पर्सन को इतना ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना चाहिए ताकि दूसरे इंसान का नुकसान हो जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, रॉल्स का बहुत अच्छा आइडिया है कि भाई हमें क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को इंश्योर करने के लिए क्या करना है, हमें जो है एक तरीके से व्हील ऑफ इग्नोरेंस में जाना है, वहाँ पर जाके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस निकाल लेना है। ठीक है, तो ये बहुत हमको अच्छी बात लगी। उसके बाद वो सेकंड प्रिंसिपल बताते हैं, वो क्या बताते हैं वो समझते हैं। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि पहला जो प्रिंसिपल था रॉल्स का वो क्या था, लिबर्टी प्रिंसिपल हम उसको कहते हैं। लिबर्टी प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसको हम क्या कहते हैं, लिबर्टी प्रिंसिपल कहते हैं, और ये उनकी बुक हमें जो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, बाद में तो मिलता ही है, उसके पहले हमें लिबर्टी प्रिंसिपल जो है पहले ही मिल जाता है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। क्यों लिबर्टी प्रिंसिपल है, क्योंकि देखिए जब आपके ऊपर व्हील ऑफ इग्नोरेंस आ गया है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस मतलब आपको पता है कि आपके सर पे एक पर्दा पड़ गया है। ठीक है, आपको कुछ दिख नहीं रहा, आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है। ठीक है, आप जो है जब व्हील ऑफ इग्नोरेंस उठेगा, हो सकता है आप जो है पुअर हो, आप हो सकता है रिच हो, आप हो सकता है हेल्दी हो, आप हो सकता है अनहेल्दी हो। तो आप जो है ना बायस्ड पॉलिसीज नहीं बनाओगे इस पर्टिकुलर चीज़ में, आप कभी भी बायस्ड पॉलिसीज नहीं बनाओगे। तो अब आपको व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रहकर क्या करना है, पहला प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल ये है कि आप सबके लिए इक्वल चीज़ें बनाओगे। ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि आप सोचोगे, अगर समझो आपने हेल्दी के लिए ज़्यादा अच्छा बना दिया, ठीक है, कि हेल्थ वाले पीपल को अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, आपने वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस हटा, वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक बात हो गई, क्योंकि इंसान खुद से जो है डिटैच होकर नहीं सोच सकता, इंसान के पास कोई ऐसा फीचर नहीं है कि इंसान जो है सोल अपनी बाहर निकाल के बाहर सोचेगा, इसलिए जो है इनको थोड़ा सा आइडियलिस्टिक कहा गया है। बट आप इमेजिन करिए कि आप जो है क्या कहते हैं, आप जो है अपनी बॉडी से अपना हर सब चीज़ों से अलग हो चुके हैं, आप सिर्फ सोच रहे हो एब्सोल्यूट जस्टिस के बारे में, और वहाँ पर आप सबको एक समान ट्रीट करने की कोशिश करोगे। आप जो हेल्दी रहा उसको, अनहेल्दी रहा उसको, हैंडीकैप रहा उसको, हर एक पर्सन को जो है चाहे फिजिकली चैलेंज हो जो भी हो, यू विल ट्राई टू ट्रीट इट इक्वली, बिकॉज इफ़ यू नो कि अगर कोई भी इंसान, अगर समझिए आप जब व्हील ऑफ इग्नोरेंस से बाहर आओगे और आपको पता चलेगा भाई मैं तो क्या कहते हैं इस सोशल कोऑर्डिनेट पे लाई करता हूँ तो मेरा तो नुकसान हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उस टाइम पर जो है व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे लिबर्टी का जो आइडिया है, लिबर्टी का प्रिंसिपल है, एवरीवन विल बी गिवन इक्वल राइट्स। हर इंसान को इक्वल बेसिक लिबर्टीज मिलेगी, जैसे कि लाइफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, रिलीजन, हर चीज़ सब इंसान को मिल जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी रहेगी वो भी जो है उसको भी मिल जाएगी, मेजॉरिटी कम्युनिटी को मिल जाएगी, बिकॉज कोई इंसान खुद के रिलीजन के बारे में जानेगा नहीं, सब बोलेंगे जो रिलीजन मानना है मानो। ठीक है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे, व्हील ऑफ इग्नोरेंस से बाहर आएंगे तो उनको पता चलेगा खुद का रिलीजन क्या है। तो इस तरीके से हाइपोथेटिकली इमेजिन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। सेकेंडली यहाँ पर एक बात ये आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होती है कि पॉलिटिकल लिबर्टीज जो होती है, पॉलिटिकल लिबर्टी जैसे कि आज भी आप देखोगे कि अलग अलग कंट्री में पॉलिटिकल लिबर्टी का नोशन है, आपको जो है कुछ लिबर्टीज दी जाती है, आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से इमर्ज होकर आता है कि हर एक इंडिविजुअल को जो है ना राइट मिलना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और चाहे उसका कोई भी इकोनॉमिक क्लास हो, सोशल क्लास हो, सोशल क्लास जब हम बोलते हैं ना उसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन कुछ भी आ जाए। तो बेसिकली उसका कुछ भी क्लास हो उसको अथॉरिटी मिलना चाहिए, मतलब वो कोई भी तरीके की जॉब ज्वाइन कर सकता है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि नो डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेस, मैन एंड वेमेन के बीच में, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी क्लास, एवरीथिंग। तो बेसिकली ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्या होता है, रिगार्डिंग दी पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द क्या होता है, ये होता है लिबर्टी प्रिंसिपल होता है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ये भी, जब आपका व्हील ऑफ इग्नोरेंस उठ जाएगा, ठीक है, आप जब है उस ऑर्डर से बाहर आ जाते हो,
ठीक है, आपका व्हील ऑफ इग्नोरेंस उठ जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपने सबके लिए इक्वल राइट्स बनाए, ठीक है, आपने सबको बोला ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, सबको आपने जो है इक्वल बता दिया, ठीक है, समझ गए आप। लेकिन जब आपका व्हील ऑफ इग्नोरेंस उठेगा ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ए फिर भी जो है सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। जी हाँ, यही ट्रुथ है। क्योंकि देखिए आपको ये भी पता है कि हम लोग सबके सब इक्वल नहीं है, ये आपको पता होगा। तो बेसिकली जब आपका व्हील ऑफ इग्नोरेंस उठेगा ना, तो आपको रियलाइज होगा कि यार हम लोग तो क्या कहते हैं फिर भी सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। कैसे? तो बेसिकली ये जो है आपको मैं बता सकती हूँ, ये जो है आपका ए है, ठीक है, ये है आपका बी, और सी और डी आप जो है सब्सिक्वेंटली समझ जाइए। तो फिर भी आप जो देखोगे कि सबको इक्वल राइट्स मिले हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो है सेम हो जाएगी, फिर भी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज रहेगी। तो अब इसके लिए दूसरा प्रिंसिपल आता है। दूसरा प्रिंसिपल को कहते हैं हम डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सोसाइटी में। डिफरेंसेस किसके बीच में रहेगा? सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के बीच में रहेगा। तो बेसिकली बताते हैं कि किस तरीके से अगर सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में डिफरेंसेस रहेंगे, तो उसको आपको जो है गेज करना है, आपको जो है किस तरीके से ठीक करना है, वो बताते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। तो वो बताते हैं कि आपको एक ऐसा काम करना है, एक ऐसा काम करना है। बहुत ही प्यारा उनका जो है, एक बहुत ही प्यारा जो है पर्टिकुलरली स्टेटमेंट है, वो बताते हैं रॉल्स के अकॉर्डिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है, ध्यान से समझना, should be so arranged that they are for the greatest benefit of the least advantaged person, also known as difference principle। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखिए यहाँ पर मतलब यही बताया जा रहा है कि अगर आपको सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी करना है, आज भी आप देखोगे इंडिया में सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। उसका आप परफेक्ट एग्जाम्पल ले सकते हो रिजर्वेशन, ठीक है। आप रिजर्वेशन पे डिबेट कर सकते हो कि इट इज अगेंस्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी विच इज प्रॉमिस्ड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट वो क्या कहते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। आप देखेंगे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ हमारे इंडिया में, और ये जो थ्योरी जो आ रही है किस टाइम पर आ रही है, दोनों को रिलेट करके देखना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अगर एग्जिस्ट करती है, तो वो एग्जिस्ट क्यों करना चाहिए? ताकि ताकि वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसको पहुंचाए जो सबसे ज़्यादा लीस्ट एडवांटेज हो। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 4 लोग एग्जिस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा समझ लीजिए लीस्ट एडवांटेज जो है वो कौन है? ए है, ठीक है। तो ए इज समवन हु इज शॉर्ट एंड इज ऑल्सो वेरी, ए जो है सबसे ज़्यादा जो है डिसएडवांटेज है। तो बेसिकली आप इसको सबसे ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करोगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसको प्रोवाइड करोगे? ए को प्रोवाइड करोगे। अब बी जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांटेज्ड है, और ऑटोमेटिकली वो एडवांटेज्ड है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप उसको कुछ भी एडवांटेज नहीं दोगे। सिमिलरली जो सी है आप उसको थोड़ा सा एडवांटेज दोगे, ठीक है, और डी है उसको भी आप थोड़ा सा एडवांटेज दोगे। सो पॉइंट इज दैट आई होप इट्स क्लियर कि जो सबसे ज़्यादा लीस्ट एडवांटेज रहेगा ना, जिसके पास सबसे कम रिसोर्सेज रहेगी, आप उसको सबसे ज़्यादा एडवांटेज दोगे। और ये आप क्या कर रहे हो? फिर सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कर रहे हो, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अगर आप सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं करोगे तो इक्विटी कैसे अचीव करोगे? ठीक है, जो इक्विटी और इक्वालिटी वाला डिबेट होता है कि इक्विटी अचीव करने के लिए आपको जो है उन लोगों को बेनिफिट देना पड़ेगा जो इक्वल नहीं है। कोई इंसान मजदूर है, मजदूर करके पैसे कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गरीब है, वो एक पर्सन, और एक पर्सन जो है क्या कहते हैं बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा जो है उसके पास पैसे है, गाड़ी है, सब कुछ है, दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। अब वहाँ पर जाकर जो है दोनों भी जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अब देखिए जो गरीब इंसान था वो 12 घंटे काम करके फिर पढ़ाई करता था, अमीर इंसान जो है वो आराम से सो के, आराम से मूवी देख के, कोचिंग ज्वाइन करके फिर पढ़ाई करता था। दोनों की जो सोशल कंडीशंस है ना वो बहुत डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर फ़ायदा किसको मिलेगा? अगर वो जो गरीब रहेगा वो कोई पर्टिकुलर कास्ट या कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको जो है बेनिफिट दिया जाएगा बाय गवर्नमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसको मिलेगा? जो लीस्ट एडवांटेज हो। आई होप इट्स क्लियर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये प्रिंसिपल रॉल्स का ही था कि अगर सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करनी है तो कैसे करेगी? बिटवीन बाय जब करेगी जब जो है इट इज़ बेनिफिटिंग द लीस्ट एडवांटेज पर्सन। आई होप इट्स क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें और बताते हैं रोल्स कि देखिए अगर आपको डिफरेंस प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल हो गए, हो सकता है एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल से जो है टकराए, तो उसको कैसे सॉल्व करना है?
तो वो ये बताते हैं कि दोनों प्रिंसिपल अगर आपस में टकराते हैं तो वो एक प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में बताते हैं कि दोनों प्रिंसिपल क्या है, लेक्सिकल है। लेक्सिकल मतलब पहले आप एक अचीव करोगे तो ही दूसरा अचीव करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप डायरेक्ट दूसरा अचीव करने लग जाओगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ मुझे कमेंट करके। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा रोस्टिंग करो आपके दिमाग की, थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है कि अगर सेकंड का आप पहले कंसिडर कर लोगे ना तो आप बायस्ड हो जाओगे खुद के इंटरेस्ट की तरफ। आप खुद के बारे में सोचोगे अरे मैं तो क्या कहते हैं डिसएडवांटेज हूँ, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो आप खुद के बारे में एडवांटेज वाली चीज़ें देखेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट है कि सबको आप पहले इक्वली ट्रीट करो, ठीक है, पहली कंडीशन को फुलफिल कर दो। फिर देखो कि अगर इक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो फिर क्या इनइक्वालिटीज उभर कर आ रही है, उसको आप गेज अप करने के लिए फिर दूसरा प्रिंसिपल अप्लाई करो। तो बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो प्रायोरिटी लेता है ओवर द सेकंड प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी जो है मतलब किस पे एडवांटेज लेता है ओवर द डिफरेंस प्रिंसिपल। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो मतलब जो लिबर्टी है, राइट्स है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि आज भी देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको राइट्स इंश्योर है, अगर आप राइट्स किसी भी चीज़ से टकराते हैं तो आपको राइट्स जो है वो हमेशा मिलेंगे, ठीक है। बाद में दूसरी चीज़ें, लेकिन आपको राइट जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो राइट्स जो है वो बेसिक लिबर्टीज है आपकी, और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आई होप इट्स क्लियर। एक तो आपको रोल्स का आइडिया क्लियर हो गया। अब आपको जो है सेन का क्रिटिक जो है वो समझ में आएगा। सेन का क्रिटिक जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब सेन बताते हैं कि एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था उटोपिया, एक बताया था मैंने आपको ट्रांसेंडल इंस्टीट्यूशनलिज्म। मतलब इंस्टीट्यूशनलिज्म मतलब रॉल्स जो है वो इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते रहते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से सही करना है, लॉज कैसे बनाने हैं। ही डोंट टॉक अबाउट रियलिटी, सोशल रियलिटी। तो पहला ऑब्जेक्शन सेन बताते हैं कि जो ओरिजिनल पोजीशन की जो रॉल्स बात कर रहे हैं ना, कि जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस पर आप चल जाओ, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऑफ कोर्स ये बात है। देखिए अगर आप जो है ऐसा चल जाओगे व्हील ऑफ इग्नोरेंस में, पीछे चले गए, वहां पर आपको कुछ मालूम ही नहीं है, तो आप क्या कहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक तरीके का हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकेंडली वो भी बताते हैं सेन कि अगर आप इस तरीके की हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट भी कर लेते हो, ठीक है, समझ लीजिए आपने क्रिएट कर ली, तो क्या होगा कि देखिए इंडिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, कुछ माइनॉरिटी है, कुछ मेजोरिटी है, कुछ जो है आप देखोगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनटचेबल, वेमेन और दलित और बहुत सारे जैसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो बेसिकली अगर आप उनके लिए कुछ प्रॉपरली लॉस नहीं बना पाओगे तो फिर आप जो है वो जो प्लूरलिटी है वो उसको अकोमोडेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आर यू गेटिंग मी। देखिए जैसे कि वार रिफ्यूजी होते हैं, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे रिफ्यूजीज आ जाते हैं, उनके लिए हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोगों के बारे में पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको सोशल रियलिटी में एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना। आप बोलोगे चलो हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में चले गए, वहाँ किसी का रिलीजन नहीं मालूम, कास्ट नहीं मालूम, तो फिर आप कैसे लॉ बना पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली वो बताते हैं कि तीनों बच्चों की एग्जाम्पल एक बताते हैं वो। मैंने आपको पहले बताया कि एक ही फ्लूट है, खाने वाले तीन बच्चे, खाने नहीं मतलब सॉरी, फ्लूट है, ऑफकोर्स ही बात है। तो फ्लूट है, आपस में शेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों वो अपना ना डिमांड देते हैं, अपना ना आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई हम जो है ज़्यादा डिजर्वेंट है इस पर्टिकुलर फ्लूट के लिए, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं बेसिकली यहाँ पर जो है तीनों जो है अपना अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं ताकि हम लोग जो है इससे ज़्यादा जो है कैपेबल है। तो वो वही बताने की कोशिश करते हैं सेन की जो एक्चुअल सिचुएशन में क्या होगा। एक्चुअल सिचुएशन में ये होगा कि जो अपॉर्चुनिटी है ना उसके लिए कहीं ना कहीं लड़ाई होगी, तब आप कैसे लोगों को अकोमोडेट करोगे। अभी तो आप बोल दे रहे हो कि चलो ठीक है, मैंने क्या कहते हैं मैं क्या कर लूंगा, मैं क्या कहते हैं ट्रांस ऊपर चल जाऊंगा, व्हील ऑफ इग्नोरेंस में चल जाऊंगा, लेकिन इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज हाउ विल यू अकोमोडेट द डिमांड ऑफ डिफरेंट पीपल हु आर डिफरेंट इन देयर इंटरेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। उसके बाद वो बताते हैं, ये प्रोफेसर सिंह बताते हैं कि लोगों को अपनी लाइफ से अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दे शुड नॉट गो इन डिफरेंट टू द लाइफ ऑफ पीपल जो जी रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था जो सेन है वो किस पे एम्फोसिस करते हैं, वो हमेशा एम्फोसिस करते हैं कि आप जो है जब इनजस्टिस को एक्सपीरियंस कर लेते हो, जैसे गांधी जी ने इनजस्टिस को एक्सपीरियंस किया, और सिर्फ गांधी जी ने नहीं किया, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किया होगा, आप सोच सकते हैं। तो बेसिकली जब आप इनजस्टिस को एक्सपीरियंस करते हो ना, छोटा स्केल पे बड़े स्केल पे, तब आपको रियलाइज होता है कि जस्टिस की वैल्यू क्या है, तब आप जस्टिस की वैल्यू रियलाइज करते हो। तो आपने जब इनजस्टिस को जो है फील किया होगा तो एक पर्टिकुलर सोशल कोऑर्डिनेट में किया होगा। आप हो सकता है एक माइनॉरिटी हो, आपने उस टाइम पे जो है इनजस्टिस को फील किया हो, ठीक है, बिटवीन मेजोरिटी। आपने एज अ विमेन जो है इनजस्टिस को फील किया हो,
जब आपने इनजस्टिस को फील किया है तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ग्रुप के लिए मेहनत करोगे। आर यू गेटिंग मी? तो बेसिकली जब गांधी जी फील करते हैं दैट द अपार्थाइड जो रूल चल रहा है जिसमें इंडियंस को जो है गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो गांधी जी इंडियंस को मोबिलाइज करते हैं। अगर गांधी जी रॉल्स का आइडिया फॉलो करेंगे और व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जाके बैठ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो बेसिकली इसलिए बताते हैं प्रोफेसर सेन कि हमेशा हमारा जो जस्टिस है वो हमारी लाइफ से अलग नहीं हो सकता। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ध्यान से थ्योरी को सुना होगा तो आपको ये दूसरा वाला जो है ना क्रिटिक समझ में आ जाना चाहिए, या फिर आपने पहले सोच लेना चाहिए क्योंकि अगर आप थोड़ा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो। तो बेसिकली यहाँ पर तो अमर्त्य सेन बताते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो रॉल्स का जो प्रिंसिपल है ना उसमें थोड़ा इनर डाइकोटॉमी है। डाइकोटॉमी मतलब समझते हो ना आप, इनर कॉन्ट्रडिक्शन, या फिर आप कह सकते हो इनर जो है क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ है दूसरी पर्टिकुलर चीज़ को कॉन्ट्राडिकेट कर रही है उनकी थ्योरी में। कैसे? तो देखिए बहुत ध्यान से समझना। उनके दो प्रिंसिपल थे, एक प्रिंसिपल उनका था लिबर्टी वाला, एक था हमारा डिफरेंस वाला। उन्होंने पहले क्या कहा कि लिबर्टी वाले प्रिंसिपल को इम्फोसिस देना है, ठीक है। लिबर्टी वाला प्रिंसिपल मतलब क्या? इक्वालिटी फॉर ऑल। और फिर डिफरेंस वाले प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंस देना है। डिफरेंस वाला प्रिंसिपल मतलब क्या? कि सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लीस्ट डिसएडवांटेज को जो बेनिफिट करेगी। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो मतलब प्रायोरिटी क्या रहेगी, पहला पहला फर्स्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट एंड सेकंड थिंग सेकंड। तो इस तरीके से बताया। अब आप खुद सोचिए, जब कोई भी इंसान अपनी खुद की इक्वालिटी को, लिबर्टी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा तो फिर रिजर्वेशन कहाँ से आएगा? मैं रिजर्वेशन से आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो बेसिकली डिफरेंस प्रिंसिपल जो है, डिफरेंस प्रिंसिपल एग्जीक्यूट कैसे करेगा? अगर फर्स्ट थिंग ही फर्स्ट होते जाएगी, क्योंकि कोई अपनी इक्वालिटी छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। अनइक्वल लोग भी अपने को बोलेंगे नहीं हम तो इक्वल है, हम नहीं छोड़ेंगे। तो बेसिकली जो रिच रहेगा और जो एक पुअर रहेगा, तो पुअर तो बोलेगा कि चलो ठीक है मैं जो है अपने, मेरे को जो है थोड़ा ज़्यादा शेयर चाहिए बिकॉज मैं वीक हूँ। लेकिन रिच कभी बोलेगा क्या कि नहीं मैं, मुझे शेयर चाहिए ही नहीं, मुझे शेयर चाहिए ही नहीं, आप जो है पुअर को दे दो। कोई नहीं बोलता, कोई खुद के बारे में कभी कुछ नहीं बोलेगा, ये बात है। तो बेसिकली ये इनर डाइकोटॉमी है कि बेसिकली हर एक पर्सन जो है, आप जो फर्स्ट को जो है ना कॉम्प्रोमाइज, फर्स्ट को जो है ज़्यादातर प्रायोरिटी दे रहे हो, तो कभी भी कोई भी इंसान जो है अपनी खुद की राइट एंड लिबर्टी, इनकम, अपॉर्चुनिटी, ये सब चीज़ों को कभी भी जो है ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो इसलिए वो बताते हैं कि जो इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है ना लिबर्टी को, अनडिस्टेंट प्रायोरिटी, तो बेसिकली ये इतनी अनडिस्टेंट प्रायोरिटी नहीं दी जानी चाहिए। पता चला कोई भूखा है, कोई स्टार्व कर रहा है और कोई किसी को मेडिकल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, और कुछ लोग जो है क्या कहते हैं अपनी लिबर्टी के नाम पे अपनी खुद की जो है हर चीज़ इंजॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली ही इज़ टेलिंग कि हर इंसान जो है क्या कहते हैं लिबरल, तो आप लिबरल बोल रहे हो, आप बात कर रहे हो इक्वालिटी की, आप फिर बात कर रहे हो कि नहीं इक्वालिटी के साथ साथ हमको क्या चाहिए, हमको डिफरेंस को भी अकोमोडेट करना है। तो ऐसा नहीं चलता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी आती है कि जो मतलब जो रॉल्स थे उन्होंने मेरिट्स के बारे में कुछ बात नहीं की। मेरिट्स आपको पता है मेरिटोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट, कि आप जो जितना इंटेलिजेंट हो आप उसका अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऑफ कोर्स ही बात है दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग जस्ट व्हाट सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेट डू यू बिलोंग टू, योर मेरिटोक्रेसी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टूडेज टाइम। आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? because you will be getting ultimately a marks, you will be getting a CGPA, you will be getting a percentage, an aggregate, and then you will be getting a job, particularly in any firm, or maybe you can go for government job. तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना आपको आइडिया ऑफ मेरिट की बात नहीं की गई है, और वहाँ पर जो है बेसिकली सिर्फ इनइक्वालिटी की बात उसके लिए की गई है जो है वर्स्ट ऑफ है। तो जो मेरिट है उसकी क्या, मेरिट जो है जो ज़्यादा मेरिट है जिसके पास मतलब हो सकता है, ऑफकोर्स बात है वी डू वेरी इन आवर इंटेलिजेंट कैपेबिलिटीज, राइट। बेसिकली कुछ ज़्यादा, कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं, ऑफकोर्स बात है, यू कैन ऑफकोर्स ऑलवेज वर्क ऑन इट। तो कुछ लोग होते हैं ज़्यादा इंटेलिजेंट, कुछ कम होते हैं, तो उसके बारे में बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो बेसिकली अगर उनको इंसेंटिव ही नहीं दिया जाएगा, तो इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा तो फिर किस तरीके से लोग जो है काम करेंगे? जैसे कि आप देखोगे कि मोस्टली क्या होता है कि जनरल लोग जो होते हैं जनरल कैटेगरी से, दे डोंट यूजुअली गो टू गवर्नमेंट जॉब। सो बेसिकली बिकॉज इवन दो दे आर वेरी इंटेलिजेंट बट दे थिंक दैट नहीं हमें नहीं जाना, बिकॉज वी आर नॉट गिवन एनी इंसेंटिव टू जॉइन दैट पर्टिकुलर जॉब। सो दे यूजुअली डोंट गो टू दैट पर्टिकुलर जॉब एंड दे लुक फॉर एनी अदर एवेन्यू। तो यहाँ पर जो है ना कहीं जो इंसेंटिव है उसकी कमी है। सेकेंडली यहाँ पर सीन बता रहे हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि अगर आप जो है आप जो ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हो, मतलब सब लोग व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे चले गए और फिर सब लोग व्हील ऑफ इग्नोरेंस के आगे आ गए, तो फिर इस पर्टिकुलर चीज़ में इंसेंटिव की या नीड खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। देखिए इंसेंटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान को। आप पढ़ रहे हो ना, आप क्यों पढ़ रहे हो? आपके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात।
आप कोई भी चीज़ इंसान बिना इंसेंटिव के नहीं करता, ठीक है। टाइम कम है, हर इंसान की लाइफ में इंसेंटिव ज़रूरी है। तो बेसिकली इंसेंटिव के बिना कुछ होगा नहीं। तो जब तक कि क्या कहते हैं आप कुछ लोगों को प्रॉमिस नहीं करोगे, जब तक आप लोग कुछ काम नहीं करेंगे। तो वो चीज़ जो है सेम आर्ग्यू करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि रॉल्स जो है वो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और 2 कदम पीछे चल जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो जो सेन है वो क्या बताते हैं कि जो ये सेन बताते हैं कि जो जस्टिस का जो मॉडल दिया गया है ना, ये रिडंडेंट है, बिल्कुल फालतू है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि जो जस्टिस है ना, जस्टिस को क्या कहते हैं रिड्यूस करने की बात ही नहीं की जा रही, इनफैक्ट जस्टिस को बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। सॉरी, इनजस्टिस को कम करने की बात ही नहीं की जा रही है और सिर्फ जस्टिस को बढ़ाने की बात करी जा रही है, ठीक है। तो है ना, यहाँ पर जस्टिस लिखा हुआ है, इनजस्टिस होना चाहिए, समझ जाना आप। that do not emphasize on reduction of injustice होना चाहिए। तो इनजस्टिस की कम करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ जस्टिस को बढ़ाने की बात की जा रही है। और वो भी किसके साथ, उसमें जो है डिमांड जो है लोगों की उसको बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग डिमांड करते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें इमर्ज होकर आती है और उसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं आते हैं। तो इसको जो आप सिर्फ इंस्टीट्यूशन लेवल पर नहीं डील कर सकते, इसको आपको सोसाइटल लेवल पर भी डील करना पड़ेगा। तो बेसिकली जस्टिस कहाँ इंश्योर होता है, नॉट ओनली विद द इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आपको पता है अनटचेबिलिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, आपको पता है लोग जो है क्या कहते हैं लोगों एक दूसरे को मारेंगे नहीं, उसकी तरफ देखेंगे नहीं, क्या कहते हैं दलित की तरफ। विलेजेस में आज भी कंडीशन बहुत ख़राब है, उसको क्या कहते हैं वेल में से पानी नहीं लेने देंगे, ठीक है। उसको क्या कहते हैं उससे बात नहीं करेंगे, उसको अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, उसको देखेंगे घर में जाकर गंगा जल से अपने आप को धोएंगे। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो होती है ना, तो ये सब चीज़ें आप क्या कहते हैं आर्ग्यू कैसे करोगे। तो बेसिकली अनटचेबिलिटी बैन है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशनली बैन है, लेकिन आपको जो है इसको सोशल लाइफ में लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो बेसिकली वो जैसे आर्ग्यू करते हैं कि इट्स नॉट अबाउट ओनली इंस्टीट्यूशन, इट्स अबाउट दी प्रैक्टिकल सोशल लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली वो फिर कॉन्सेप्ट जो है लेकर आते हैं नीति एंड न्याय का, ठीक है। उसमें हम समझेंगे कि आपको अभी तक पूरा क्लियर हो चुका है, 3 प्रिंसिपल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ हमारे 3 प्रिंसिपल है, ठीक है। लिबर्टी प्रिंसिपल, डिफरेंस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तीनों प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और तीनों प्रिंसिपल का जो क्रिटिक जो दिया है, किसने दिया है रिगार्डिंग दी, सेन ने जो क्रिटिक दिया है उसके दिमाग, वो भी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। उन्होंने क्या क्रिटिक दिया है, फर्स्ट उटोपिया, सेकेंड ट्रांसडेंटल इंस्टीट्यूशनलिज्म, थर्ड क्या क्रिटिक दिया है बताओ जल्दी से, सोचो 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 दिमाग में क्या क्रिटिक दिया है। थर्ड क्रिटिक उन्होंने ये दिया है कि जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस है वो क्या करेगा, इट विल नॉट अकोमोडेट द डिमांड ऑफ द प्लुरलिटी, मतलब लोगों की डिमांड अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। फोर्थ क्या है, फोर्थ परफेक्ट थिंग, फोर्थ क्या है, फोर्थ ये है कि ये जो है इनजस्टिस को कम करने की बात नहीं करता है। फिफ्थ क्या है, ये जो पर्टिकुलरली व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे बात करता है, तो ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग बात करता है, इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द सोशल लाइफ। तो एटलीस्ट 5 जो है वो क्रिटिक तो आप लिख ही सकते हो। तो देखिए नीति और न्याय के बीच में ना क्या करते हैं प्रोफेसर से एक डिस्टिंक्शन बनाते हैं। तो देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि नीति और न्याय को दोनों को मिक्स कर दिया गया है बाय जॉन रॉल्स। उनकी जॉन रॉल्स की जो अप्रोच है वो नीति सेंट्रिक है। क्यों नीति सेंट्रिक है बताओ मुझे जल्दी से, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। देखिए ये जो पेपर है ना, आपको जितना आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे ना, आपके दिमाग उतना ज़्यादा डेवलप होगा। आप सिर्फ सुनते जाओगे, किसी का प्रवचन सुन लिया, चलो ठीक है लिख लिया, एग्जाम में पास हो गया, दैट्स नॉट द पॉइंट। यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। आपकी इंटेलेक्चुअलिटी आपको बढ़ानी है। तो बेसिकली नीति और न्याय को क्या करना है, नीति और न्याय दोनों एक कॉन्सेप्ट है। क्यों क्या एक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वो इंस्टीट्यूशन पे फोकस कर रहे हैं ना। वो किस पे फोकस कर रहे हैं कि न्याय कैसे अचीव होगा, नीति बनाओ। नीति कैसे बनाएंगे, व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जाओ, ठीक है। तो नीति बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए मतलब नीति कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, नीति थ्योरी ऑफ स्टेट हो सकती है। तो बेसिकली नीति जो है रूल हो सकता है, रूल किस तरीके से करना है, तो बेसिक राइट्स हो सकते हैं नीति। तो वो सिर्फ नीति नीति कर रहे हैं, ठीक है, न्याय की बात ही नहीं कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं नीति नीति से क्या हो जाएगा, न्याय अचीव हो जाएगा। बट यहाँ पर सेन है ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं नीति और न्याय के बीच में। इनफैक्ट सेन बताते हैं कि नीति एंड न्याय बहुत अपोजिट है, ठीक है। नीति इज बेसिकली द रूल एंड न्याय इज जस्टिस, ठीक है। तो दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। कैसे बताते हैं, वो बताते हैं फर्डिनेंड एक रोमन एम्परर थे 16वीं सेंचुरी में। वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है रोमन लैंग्वेज में, मुझे नहीं आती, आपको आती होगी तो पढ़ लेना। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि लेट जस्टिस बी डन थ्रू द वर्ल्ड पैरिश। बेसिकली अगर जस्टिस जो है ना हो जान दो, चाहे वर्ल्ड खत्म क्यों ना हो जाए। मतलब जस्टिस के लिए वो बोल रहे हैं कि जस्टिस हो जान दो, ठीक है, चाहे पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाए, लेकिन जस्टिस हो जाना चाहिए।
तो आपको बहुत आइडियलिस्टिक लग रहा होगा यार कितना अच्छा राजा है, जस्टिस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, जस्टिस हो जाए भले ही पूरी दुनिया खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब ऐसा अगर होने लग गया ना, तो आप सोचिए ज़रा, बैकवर्ड में जाइए 100 साल पहले, हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब फेंका गया था, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब। उन्होंने जस्टिस करने के लिए वापस बॉम्ब फेंका क्या? नहीं फेंका। अगर ऐसा हो जाए तो बता रही हूँ सिर्फ। तो बेसिकली जस्टिस जो है ना, बहुत सारे लोगों के साथ मिलता नहीं है। तो बेसिकली वहाँ पर जस्टिस नहीं हुआ। जापान में लोग सफ़र कर रहे थे, ठीक है, कितना ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, अभी भी सफ़र कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं। लेकिन यूएस जो फेंकने वाले हैं, उन लोगों ने क्या किया, आराम से बैठे हैं, कुछ टेंशन नहीं है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो बेसिकली वो जो है ना, किस तरीके से इनजस्टिस हो गया। लेकिन हर चीज़ का बोलते हैं ना, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, जिसे गांधी जी कहते हैं। तो बेसिकली जस्टिस इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बट क्या होता है ना, कभी कभी एक पार्टी को थोड़ा सा निगोशिएट भी करना पड़ता है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पर क्या आ रहा है कि जस्टिस हो जाना चाहिए चाहे वर्ल्ड खत्म हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर बताना चाहते हैं प्रोफेसर सेन कि इस तरीके का पर्सपेक्टिव अगर आप देखो, तो क्या जस्टिस हो जाएगा अगर पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाए? तो ये बहुत आइडियलिस्टिक बातें हैं, नहीं होगा जस्टिस। पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा तो जस्टिस कहाँ से आएगा? दूसरे लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, वो बताते हैं कि हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है इनजस्टिस को जो है प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले भी बताया, सेन का पूरा आइडिया इस पे बेस्ड है दैट यू शुड बी एबल टू प्रिवेंट इनजस्टिस इन द वर्ल्ड, ठीक है। जब आप इनजस्टिस को कम करने की कोशिश करोगे, तब ऑटोमेटिकली जस्टिस बाहर आएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेन, ये दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? न्याय नीति जो है अपोजिट अपोजिट कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, वो बताते हैं, मतलब इसको एग्जांपल देते हैं इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, कि अगर हम इनजस्टिस कम करते हैं तो जस्टिस बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? तो बताते हैं कि जो स्लेवरी का जो स्लेवरी, जैसे आपको पता है ना, जैसे कि आपको बहुत से पता होगा कि पहले जो होती थी एक तरीके की सोसाइटी थी, स्लेवरी सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, ठीक है। स्लेवरी का सिस्टम चला आता था, बहुत टाइम तक चला आता था। लेकिन जब स्लेव ट्रेड होता था, मतलब एक कंट्री से जो है स्लेव को लेकर आके दूसरे कंट्री में बेच देते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे आप कहते हो। तो ह्यूमन में तो आज भी चल रही है इलीगली, लेकिन उस टाइम पर लीगली चलती थी। उस टाइम पे लोगों को खरीदा जाता था और बेच दिया जाता था, ठीक है। तो बेसिकली उस टाइम पे जो स्लेवरी के अगेंस्ट एजिटेशन चल रहा है ना, तो 18 एंड 19 सेंचुरी में उस टाइम पर जो है वो लोग आर्ग्यू करते हैं, लड़ते हैं उसके खिलाफ। तो बेसिकली वो इसलिए नहीं लड़ते हैं, इसलिए नहीं लड़ते कि उनको लगता है कि अगर स्लेवरी खत्म हो जाएगी तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली वो क्यों लड़ते हैं? वो इसलिए लड़ते हैं क्योंकि स्लेवरी खत्म होने से थोड़ा इनजस्टिस कम हो जाएगा। सो बेसिकली इनजस्टिस को थोड़ा कम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अल्टीमेटली यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ जस्ट सोसाइटी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अमर्त्य सेन। तो बेसिकली यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो नीति और न्याय का जो आइडिया है, तो वो उससे मतलब सेम बताना चाहते हैं कि हमें ज़रूरत है कि डिफरेंट व्यू पॉइंट को ना क्या करते हैं, अकोमोडेट किया जाए। तो बेसिकली वो बताते हैं कि अगर हमें जस्टिस चाहिए ना, तो हमें पैरोकिलिज्म से बचना पड़ेगा। पैरोकिलिज्म मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरनेस, नैरो माइंडेडनेस। जो रूलिंग एलाइट होती है, पहले भी ऐसी करती थी, जो रूलिंग एलिट होती है वो क्या चाहती है कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें चलना चाहिए, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है। तो वो अपनी आइडियोलॉजी को जो है ना कहीं फेवर करती है, अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये पैरोकिलिज्म कहलाता है, पर्टिकुलरनेस। तो बेसिकली वो बोलते हैं कि हमें क्या कहते हैं, खुद के संकीर्णता, संकीर्णता, खुद से ऊपर सोच नहीं पाना। आप भी यही करते होंगे, हर इंसान यही करता है। कौन सी बात है कि ह्यूमन जो होता है सेल्फिश होता है, बट ह्यूमन कैन बिकम सेल्फलेस। आप देखोगे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देती है आपको, ह्यूमन कैन बिकम सेल्फलेस। ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं अपना, यू विल जस्ट जस्टिफाई योरसेल्फ दैट ह्यूमन बीइंग इज अ सेल्फिश एनिमल। ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग को अपने ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है, एंड ग्लोबल इनजस्टिस को सॉल्व करने की भी ज़रूरत है। तो बेसिकली सेन बताते हैं कि इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशन ज़रूरत नहीं है, बट बेसिकली वो बताते हैं कि लोग जो है कितना ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों का कितना इन्वॉल्वमेंट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। कितने लोग साथ में आकर अपनी वॉइस रेज कर पा रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन में, अपने पॉइंट्स को जो है बता पा रहे हैं, दे आर एबल टू मेक द पॉइंट्स, जो अपने पॉइंट है वो बता पा रहे हैं सोसाइटी में और जो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन में, एंड दे आर एबल टू एक्सटेंड देयर वॉइस। वो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, सिर्फ इंस्टीट्यूशन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और बेसिकली वो ये भी बता रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा ना कि आज के टाइम में आप देखोगे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के नाम पे हम बोलते हैं नहीं नहीं, लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ज़रूरी नहीं कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर माइनॉरिटी पीछे रह जाती है,
होगा, ऑफ कोर्स सी बात है कि मैंने आपको पहले बताया था 80 में से 100 लोग या 80 लोग एक चीज़ को वोट करेंगे, 20 लोग अलग लोग को वोट करेंगे, जाएगा कौन? डिसीजन क्या बनेगा? 80 लोगों का बनेगा। तो बेसिकली जो होता है ना, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कोई काम कर नहीं है, ये भी बताते हैं सेन। तो यहाँ तक कि जो है सेन का आइडिया था ऑफ जस्टिस। अब हम आ गए कंक्लूजन पे, अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स हमारा सॉल्व वाला मटेरियल, वहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ, चैप्टर खत्म कर देती हूँ। तो देखिए हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कंक्लूजन ना मैं सॉल्व के मटेरियल से पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर कंक्लूजन ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो रोल्स हैं, रोल्स क्या बताते हैं कि जो रोल्स का कॉन्सेप्ट ऑफ न्याय था, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस या फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस बोल दीजिए आप, सेन्स का आइडिया ऑफ जस्टिस था। दोनों में से कौन सा सुपीरियर है ये आप नहीं बता सकते। देखिए दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाकर आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि आप दोनों के प्रोस एंड कॉन्स देख लो और आप अपनी खुद की थ्योरी दे दो, खुद की थ्योरी दो जो दोनों से बेटर हो। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना मतलब बताया जा रहा है कि न्याय सेन क्या करते हैं, सेन जो है वो क्या करते हैं, अलग तरीके से न्याय को इंटरप्रेट करते हैं। उनका ये होता है कि ग्लोबल जस्टिस होना चाहिए, इनजस्टिस को मिटिगेट करना है, ये सब चीज़ें। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्टिकुलरली लॉस होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। बेसिकली वो इंस्टीट्यूशनलिस्ट होता है। तो दोनों भी चीज़ें सही है, दोनों भी चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। देखिए जब तक इंस्टीट्यूशन नहीं रहेंगे इन द फर्स्ट प्लेस, जब तक की नीति नहीं बनेगी, जब तक कि दूसरी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और चीन का आइडिया भी सही है क्योंकि डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव को देखकर मतलब हमें बहुत दूसरी चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है, दोनों भी चीज़ें सही है। तो इसलिए हम देखते हैं कि दोनों भी चीज़ें सही है, दोनों भी चीज़ें एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। इसलिए आपको कभी भी क्या करना है, जब आपके अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन में ये नहीं आ जाता ना कि एक को क्रिटिसाइज करके दूसरों को सुपीरियर बताओ, जब तक कि आपको जो है ना एक को सुपीरियर नहीं बताना है। आपको एक तरीके का एक तरीके का आंसर देना है जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है दोनों भी थ्योरीज के बीच में। तो कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि आपको जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा। तो फोकस जो है वो किस पे है, न्याय पे है, चाहे वो कैसे भी अचीव हो। देखिए अल्दो हम मानते हैं कि जो रॉल्स का आइडिया है वो थोड़ा सा उटोपिया है, बट बोलते हैं ना मिराज जो हम देखते हैं, मिराज के लिए हम चलते रहते हैं। और मिराज को अचीव करने के लिए ना हम क्या करते हैं, हर चीज़ करते हैं। ठीक है, परफेक्शनिज्म, आपको बोला जाता है परफेक्ट बनने की कोशिश करो, आपको मालूम है परफेक्ट नहीं बन सकते, बट यू ऑलवेज सेट द आइडियल्स टू बी परफेक्ट। आप आइडियल्स कैसे सेट करते हैं, टू बी परफेक्ट। तो बेसिकली आइडियल्स क्यों परफेक्ट सेट किए जाते हैं, ताकि आप परफेक्शन की तरफ बढ़ो। तो दैट परफेक्शन मीन्स कि आपको जो है बढ़ाया जा रहा है टूवर्ड समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल, बट वो करना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको जो है एब्सोल्यूट, जैसे कि आप वैसे एब्सोल्यूट जस्टिस की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि सेन का आइडिया भी सही है कि हमें अन्याय को कम करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी है तो उसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। तो दोनों भी कंसर्न जो है वो सही है, दोनों के बारे में डिबेट किया जा सकता है। यू कैन अरेंज अ डिबेट इन योर क्लास, सम विल आर्ग्यू सेन वाला कॉन्सेप्ट, सम विल आर्ग्यू द रॉल्स आइडिया। दोनों भी चीज़ें जो है काम कर सकती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कार्ल मार्क्स के बारे में बताया जा रहा है, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो कार्ल मार्क्स जो है ना एक आइडियल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्लासलेस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो ये क्लासलेस सोसाइटी कहीं पर बन पाएगी कि नहीं बन पाई है, यूएसएसआर में बनी थी, फेल हो गई। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना बहुत ज़्यादा उटोपियन ड्रीम है। तो अल्दो बहुत उटोपियन ड्रीम है, क्लासलेस सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली, बट उसके बावजूद फिर भी हम मार्क्स के आइडिया को पढ़ते हैं ना। हम ये थोड़ा ना बोलते कि ही इज़ अ वेरी उटोपियन स्कॉलर, हम नहीं पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं, वाई वी स्टडीज, दैट रीज़न इज़ कि हमने उनसे इंस्पायर होके कुछ और चीज़ें करी। जैसे कि हमने वर्कर कंपनसेशन एक्ट लेकर आए, लेबर लॉस लेकर आए, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस के लिए हमने काम किया। तो बेसिकली हमने अन्याय को डिक्रीज करने की कोशिश की। ठीक है, तो बेसिकली न्याय मतलब न्याय के लिए जो है ना रॉल्स और अमर्त्य सेन दोनों भी चाहते हैं कि न्याय तक पहुँचे। दोनों का रास्ता अलग है लेकिन मकसद तो एक ही है, दोनों भी चाहते हैं वेलफेयर हो। ठीक है, तो बेसिकली दोनों भी चीज़ों का, दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, दोनों एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपको अपनी थ्योरी बनानी है, आप उनको और कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है, ये वाला चैप्टर जो है ख़त्म होता है। नोट्स मैं इसके बनाऊंगी, अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। नोट्स आप खुद भी बनाएं और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको पढ़ना है तो अमर्त्य सेन की आइडिया ऑफ जस्टिस आपको दी गई है, बहुत बड़ी बुक है, बट फिर भी थोड़ा बहुत सिलेक्टिव रीडिंग आप कर सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ पेजेस जो है वो दिए गए हैं। सेकेंडली यहाँ पर जो है आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, मैं आपका सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, भले ही मैं दूसरा वीडियो लेकर आ जाऊँगी बट सॉल्व कर दूंगी। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी करके बताना, भागने की जल्दी मत करो, सुन लो मैं बता रही हूँ आपको। ये मुझे बताना कि मैं अगर अच्छा आप लोगों के डाउट्स हैं तो एक लाइव सेशन कंडक्ट कर सकती हूँ आप लोगों के सारे डाउट सॉल्व करने के लिए। तो
आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अगर कमेंट ज़्यादा आते हैं तो मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूँगी, वरना नहीं करूँगी। तो मुझे जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में करके कि आपको एक लाइव सेशन चाहिए या नहीं, एक डाउट सॉल्विंग फुल फ्लेजेड लाइव सेशन। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।